1848 तक। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है उसको आप देख लीजिए। पहला जो है, इसी के शासन काल में हाँ, के शासन काल में प्रथम आंग्ल युद्धवाद का समय था 1845 और 46। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पढ़ाए थे तुम लोगों को ना? नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। लड़का लोग नहीं आया जी आपसे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हम पढ़ाए थे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में। याद नहीं है? देखिए, पहला आंग्ल सिख युद्ध इसी के शासन काल में हुआ था। दूसरी जो बात है, देखिए, इसने बहुत सी वस्तुओं इसने बहुत सी वस्तुओं के उत्पाद करों को समाप्त कर दिया। उत्पाद कर समझते हैं क्या होता है? जो उत्पादन की प्रक्रिया पर लगता है। आज भी है कि नहीं? अब तो जीएसटी में समाहित हो गया। तो उत्पाद करों को इसने समाप्त कर दिया। ठीक है। अगला लिखिए, नमक कर को घटाकर आधा कर दिया। उस समय भारत में नमक के निर्माण पर भी कर लगाया जाता था। सरकार टैक्स वसूलती थी। आगे चलकर देखिएगा, इसी नमक कर के विरुद्ध गांधी ने आंदोलन किया। सभी ने अवज्ञा। नहीं पता है? ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत शासन काल में नरबलि। नरबलि की प्रथा पर प्रतिबंध। क्लास 8:30 में आपको पढ़ाने में लेट टाइम। नरबलि की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। उस समय भारत की कुछ जनजातियों में नर बलि यानी कि मनुष्यों की बलि देने की प्रथा प्रचलित थी। जैसे गोंड जनजाति। उस समय एक जनजाति था जिसका नाम था गोंड। उस जनजाति में ऐसी मान्यता थी कि यदि किसी मनुष्य को देवताओं पर बलि दिया जाएगा तो देवता प्रसन्न हो। तो इस प्रथा पर, अमानवीय प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग ने पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। ठीक है। तो ये था लॉर्ड हार्डिंग्स का समय की महत्वपूर्ण बातें। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी।
इस चैप्टर को बढ़िया डलहौजी को देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका समय क्या है? सबसे बड़ी बात, भारत के महानतम गवर्नर जनरलों में एक, ठीक है। कहा जाता है कि यदि भारत में जितने भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुए, यदि उन सबों की समीक्षा की जाए तो उनमें लॉर्ड डलहौजी का नाम या इसके समकक्ष गिने चुने गवर्नर जनरल ही आएंगे। ठीक है, यानी 1773 से लेकर या 1765 से लेकर 1947 के बीच का जो पीरियड था, उसमें यदि कुछ सर्वश्रेष्ठ गवर्नर जनरल का नाम आएगा तो उसमें एक नाम लॉर्ड डलहौजी का भी होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो थी वो था एक महान साम्राज्यवादी, एक महान साम्राज्यवादी। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है साम्राज्यवादी, इसका मतलब क्या होता है? क्या? हाँ, इसका मतलब हुआ कि वैसा शासक जो अपने भूभाग यानी कि अपने क्षेत्रों को हमेशा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो और इस हेतु वह युद्ध का भी सहारा ले, अर्थात जो बलपूर्वक अपने क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करने में विश्वास रखता हो, वैसे शासक को साम्राज्यवादी शासक के तौर पर जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी भी एक साम्राज्यवादी था। कैसे था वो आप देखिए। ठीक है, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने हर उस तरीके को अपनाया जिसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि की जा सकती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? हर वो तरीका जिसके द्वारा साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार हो, उसको डलहौजी ने अपनाया। साम्राज्य विस्तार के कितने तरीके हो सकते हैं? हाँ? युद्ध, छल कपट। आप यानी साम्राज्य विस्तार के मुख्य रूप से दो तरीके हो सकते हैं। क्या? एक, क्या होगा? दूसरा, कूटनीति। क्या होगा? नहीं होगा, इसको दाव पेच हम लोग कहते हैं। तो डलहौजी ने इन दोनों ही नीतियों का भरपूर प्रयोग किया। आपको देखना यह है कि कैसे कैसे इसका क्या परिणाम हुआ और किस तरह इसको इसने देसी रियासतों के साथ इसका प्रयोग किया। तो सबसे पहले आते हैं विजय युद्ध द्वारा। युद्ध द्वारा इसने सबसे पहला जो काम किया वो था पंजाब का विलय। इसका विलय
कब किया? 1800। मतलब तुम लोग अभी भी वही पुराने तौर तरीके से चल रहे हो नहीं? अब तुम कॉपी भी लेकर नहीं आए हो? तो पहला उसका क्या काम था? पहला उसने क्या किया? युद्ध के तहत उसने क्या किया? पंजाब का विलय। देखिए, इससे पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि पंजाब में का जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद सिखों की शक्ति लगभग अंग्रेजों ने आधी कर दी थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण सिख और अंग्रेज दोबारा आमने सामने आ गए। उस समय भी मैंने बताया था कि इसका कारण था कि मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह। मुल्तान उस समय सिखों का एक प्रांत था और वहां का एक गवर्नर था मूलराज। मूलराज ने अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का प्रारंभ हो गया और उस युद्ध में अंततः अंग्रेजों की जीत होती है और सिखों की हार। उस समय सिखों के जो राजा थे उनका नाम था दिलीप सिंह। क्या नाम था? दिलीप सिंह। सिखों की हार होती है। सिख राज्य जो होता है उसका ब्रिटिश साम्राज्य में यानी पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है और सिख राजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें हम तो उस समय भी चर्चा में किए थे, लेकिन आप लोग को तो शायद उस समय ऑनलाइन का क्या दिक्कत था नहीं था। तो ये 1849 में पंजाब का विलय जो था वो डलहौजी के शासनकाल की एक प्रमुख घटना थी। अब सोचिए, जब पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं कहां तक चली गई? लाहौर, पेशावर, मुल्तान। समझ रहे हैं? ये सारे क्षेत्र जो थे वो पंजाब के अधीन थे और वहां तक ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा कहां तक चली गई? अफगानिस्तान तक। तो इस प्रकार उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक पहुंच गया। तो 1849 में उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। ठीक है, दूसरा जो हुआ वो था सिक्किम का विलय। इसका विलय 1850 1850 में सिक्किम का विलय किया गया। सिक्किम जो था उस समय एक स्वायत्त राज्य था। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच या यूं कहिए कि नेपाल और भूटान के बीच सिक्किम एक स्वायत्त राज्य था। आज भी उसको देखिएगा मानचित्र पे तो उसकी सीमाएं जो है वो दोनों राज्यों से मिलती है, नेपाल और। जिस समय भारत में अंग्रेज आए थे और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उस समय सिक्किम भारत के अधीन नहीं था। तो मामला क्या हुआ कि कहा गया कि कुछ अंग्रेज डॉक्टर वो सिक्किम में गए थे और उनके साथ सिक्किम के राजा चोग्याल द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया गया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड डलहौजी को इस बात को लेकर डलहौजी को ये गुस्सा हुआ कि से कोई एक राजा कैसे एक अंग्रेज डॉक्टर का अपमान कर सकता है और उसने एक बहाना था। क्या था? एक बहाना। आजकल भी क्या डॉक्टर का अपमान नहीं होता है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये एक बहाना बनाकर ब्रिटिश डॉक्टरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है
उसने सिक्किम के खिलाफ आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिक्किम का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। उसी के साथ दार्जिलिंग भी शामिल हो गया। दार्जिलिंग का नाम सुने हैं ना आप लोग? दार्जिलिंग में आज भी एक हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भी शामिल। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में आप 1850 कारण में लिख लीजिएगा, ब्रिटिश डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार। ब्रिटिश डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार। क्या डॉक्टर देखिए, यहाँ मेरा कहना ये है, आपको थोड़ा सा आप भी रियलाइज कीजिएगा इस बात को। यदि आप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की समीक्षा कीजिएगा तो 100 में 90 आलोचनाएं तो जरूर होंगी। नहीं, क्योंकि उसने हमारे देश का शोषण किया, हमें गरीब बना दिया, पिछड़ा बना दिया। लेकिन लाख आलोचनाओं के बावजूद दो चार बातें जो ऐसी है जो उसके समर्थन में कही जा सकती है, और वो बात यही सब कि कुछ ऐसे क्षेत्र और प्रांत आज भारत में यदि शामिल है तो उसके लिए पूरी तौर पर अंग्रेज जिम्मेवार है। जैसे सिक्किम है ना, सिक्किम हमारा क्षेत्र नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने सिक्किम को हमारे भारतीय राज्यों में शामिल किया। और 1947 में जब आजादी मिलती है तो आजादी मिलने के बाद सिक्किम को स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है, ऑटोनोमस स्टेट। लेकिन 1975 में जाकर उसको भारत में संघ राज कर नहीं पढ़े हो सब। तो ये बातें हैं। आज भी आप देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले नेपाल के साथ सीमा को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद का कारण क्या है, वो 1816 की सुगौली की संधि पढ़ाए भी थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो पीरियड था। उस संधि के तहत क्या था, गढ़वाल, किमायू, ये सब जो प्रदेश थे, नैनीताल, ये सब सारे प्रदेश भारत में सम्मिलित हुए। और वो प्रदेश पहले किसके अधीन थे, नेपाल। उसका कहना है कि नहीं, वो बलपूर्वक किया गया, सो मैं उसको नहीं मानता। उस तरह की बातें नेपाल में हो रही है। जो भी हो, चीन के बहकावे में आकर या जो, तो सुगौली की संधि को भी चैलेंज किया जा रहा है। और वो सुगौली की संधि क्या था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और भारत में बहुत से प्रांत, पर्वतीय क्षेत्र जो थे नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, वो शामिल हुआ। तो कुछ इसीलिए कभी कभी कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि भारत का यदि कहा जाए तो वास्तविक एकीकरण जो था वो अंग्रेजों ने किया। जैसे असम वगैरह ये सब जो थे, ये पहले बहुत दिनों, मतलब बहुत ज्यादा दिनों तक ये भारत के मुख्य शासकों के नियंत्रण में कभी नहीं थे। तो इस तरह की बातें हैं, जैसे जैसे आप लोग देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये था 1850 सिक्किम का विलय। और ये 1800 18
1852 लोअर बर्मा एवं टीहू का विलय, है लोअर बर्मा एवं टीहू का विलय। डलहौजी ने बर्मा के खिलाफ सैनिक अभियान क्यों किया? तो इसका जो कारण है वो एक लाइन में ये है कि ब्रिटिश व्यापारियों के साथ बर्मा की सरकार द्वारा दुर्व्यवहार। ब्रिटिश व्यापारियों के साथ बर्मा की सरकार द्वारा दुर्व्यवहार। समझ रहे हैं? सुन लीजिए, जैसा कि आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि जब वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? व्यापार करने के लिए गठित की गई, नहीं ट्रेड, नहीं। तो व्यापार इसका प्रमुख लक्ष्य, और व्यापार में मुनाफा को बढ़ाने के लिए या अपने मुनाफा को ज्यादा से ज्यादा बनाने पर भी इसका ध्यान लगा रहता था। और पहले व्यापार, बाद में प्रशासन, क्योंकि इन्होंने वैसा ही प्रशासन किया जैसा कि इनको व्यापार के लिए जरूरी था। तो इन लोगों ने, जब ये लोग भारत में अपना पैर पूरी तरह जमा चुके थे, तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इन लोगों ने व्यापारिक संभावनाओं का दोहन करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप कुछ व्यापारी बर्मा की संसाधनों से प्रलोभित होकर बर्मा की ओर गए। चूंकि इनका रेपुटेशन जो था या इनका व्यवहार जो था वो भारत ही नहीं, जहां भी गए वहां के लोगों को सूट नहीं करता। परिणाम स्वरूप बर्मा की सरकार ने इनको नियंत्रित करने का प्रयास किया। जब व्यापारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया तो इन्होंने कंप्लेन किया है ब्रिटिश, जो भारत की ब्रिटिश सत्ता थी, कि हमको इस तरह की दिक्कतें हो रही है। स्थानीय सरकार के द्वारा फिर डलहौजी को एक बहाना मिला और उसने बर्मा के खिलाफ युद्ध की घोषणा। जाहिर सी बात है बर्मा की हार हो गई। परिणाम स्वरूप लोअर बर्मा और टीहू का साम्राज्य में विलय कर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोटेशन है, बात पहले यूपीएससी पूछता था, डिस्क्रिप्टिव में भी और प्री में भी पूछा जाता है। कोटेशन है कि इस पर कहा गया था कि यदि लोअर बर्मा और टीहू का जब विलय हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये अंग्रेजों द्वारा किया गया एक पाप, किसी की भूमि को हड़पना, जबरदस्ती हड़प लेना, ये ठीक। उन्होंने कहा कि नहीं, यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजों का अपमान करता है तो वो ठीक वैसा ही है जो टेम्स नदी के मुहाने, अर्थात गंगा नदी के मुहाने पर हमारा अधिकार जो है उसी प्रकार का है जैसा कि टेम्स नदी के मुहाने। इसलिए हम किसी भी प्रकार के अपमान को बर्दाश्त नहीं करें।
तो इसको दिया जाता था डिस्क्राइब करने के, 10 नंबर 15 नंबर में यूपीएससी डिस्क्राइब करवाता था। कथन तो किसका है, क्यों कहा गया था, इसके क्या निहितार्थ। तो आप लोग को भी यदि इस तरह का पीटी में पूछ दिया जाए कि इस कथन का संबंध किससे है, आंसर दे दीजिएगा ना। ये बर्मा के विलय के संबंध में कहा गया। तो ये था डलहौजी का वो विस्तार जो उसने सैन्य बल के द्वारा किया, समझ गए। अब आते हैं दूसरा जो उसका पहलू है, वो है वो है ये युद्ध द्वारा विलय की नीति समाप्त हुई। दूसरा जो है वो है कूटनीति। क्या है, इसको हम लोग शांतिपूर्ण विलय की नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण विलय। इसका मतलब क्या होगा, हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो हुआ लेकिन उसके लिए कोई सैनिक अभियान नहीं करना। कैसे हुआ वो देखिए। तो डलहौजी के शांतिपूर्ण विलय की नीति को का जो आधार था वो क्या था, इस शांतिपूर्ण विलय की नीति का आधार क्या था, सिद्धांत। क्या था, सिद्धांत, हड़प नीति, या अंग्रेजी में जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। तो डलहौजी के शांतिपूर्ण विलय नीति का आधार क्या था, नहीं समझ, कोई नहीं समझ। अभी हम आपको क्या बताएं, लॉर्ड डलहौजी एक महान साम्राज्यवादी था। भारत में उसने साम्राज्य विस्तार के लिए जिन तरीकों को इजाद किया उसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन, युद्ध के तहत किनका किनका विलय हुआ देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या था, कूटनीति। कूटनीति को किस नाम से जानते हैं, और इस शांतिपूर्ण विलय का जो नीति था उस नीति का आधार क्या था, व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति, या अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। समझ गए। अब आपको ये देखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या, नहीं ना। आइए देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, ठीक है। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, तो इसके तहत देशी राज्य के संदर्भ में गोद लेने की प्रथा के संबंध में नियम निर्धारित किए गए। क्या किए गए, इसके तहत देशी राज्यों के संदर्भ में गोद लेने की प्रथा के संबंध में नियम निर्धारित किए गए।
ठीक है। गोद लेना क्या होता है? कोई व्यक्ति गोद क्यों लेता है? लेता है ना। तो क्या राजा महाराजा ऐसे भी होते थे ना जिनको अपना संतान, जब अपना संतान नहीं है तो राजतंत्र कैसे चलेगा? तब तो कोई ना कोई दूसरे के हाथ में चला जाएगा। तो राजतंत्र अर्थात राजतंत्र में अपने वंश की सत्ता को बनाए रखने के लिए देशी राज्यों के राजों महाराजों के द्वारा पुत्र न होने के फलस्वरूप किसी निकट संबंधी के बच्चे को गोद लिया जाता। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। डलहौजी ने इसमें क्या किया कि उसने एक नियम बनाया, समझ रहे हैं? तो गोद लेने के व्यक्तिगत सिद्धांत के संदर्भ में याद रखना, पहली बात क्या है कि इसके तहत देशी राज्यों के संबंध में गोद लेने के संबंध की प्रथा को नियमित किया गया। ठीक है, पहली बात। अब गोद लेने की प्रथा को नियमित कैसे किया गया ये आपको जानना नहीं। तो देखिएगा, इसके तहत संपूर्ण देशी रियासतों को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? इसके तहत संपूर्ण देशी रियासतों को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है। तो पहला कौन था? था प्रथम भाग में वैसे रियासत थे जो अभी तक किसी के नियंत्रण में नहीं है। आप समझ में आ रही है? नहीं समझ? क्या समझ? अर्थात वैसे राज्य जो किसी के नियंत्रण में, अर्थात न तो वो मुगलों के नियंत्रण में और न ही मराठों के नियंत्रण में, अर्थात जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। तो लिखो, प्रथम वर्ग में वैसे रियासतें शामिल थी जो किसी प्रधान शक्ति के अधीन नहीं थी। और दूसरी श्रेणी में ऐसी रियासतें शामिल थी जो या तो मुगलों के अधीन थी या मराठों के अधीन। ठीक है। और तृतीय श्रेणी में वैसी रियासतें शामिल थी जिनका गठन कंपनी के द्वारा किया गया। बात आप लोग समझ रहे हैं?
मंत्री के द्वारा। मतलब ये कहने का मतलब क्या है? नहीं, देखिए, सपोज